नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाकूफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन देव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए अपना दमखम झोंक रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का अभियान किसी भी हाल में चुनाव जीतने पर लगा हुआ है, लेकिन उसके उलट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीएस प्री 2024 आरओ एआरओ प्रो 2023 प्री परीक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसके लिए छात्र मांग कर रहे हैं कि प्रशासन और आयोग के अफसर से बातचीत भी हुई है, लेकिन बेनतीजा साबित रही। प्रयागराज में छात्र रात भर मोबाइल की टॉर्च और रोशनी में बड़ी संख्या में नारेबाजी करते नजर आए। हजारों की संख्या में आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्र अभी भी डटे हुए हैं। इससे पहले भी कई खबरें पेपर लीक की होने की सामने आई हैं। तो एक तरफ चुनावी राजनीतिक सरगर्मी चल रही है, दूसरी तरफ आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। इसका उपचुनाव पर कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा, कांग्रेस से डॉक्टर रमेश यादव, साथ ही समाजवादी पार्टी से महिला नेत्री नेहा गौर हमारे साथ जुड़ी हुई। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा जी से हम पूछ लेते हैं कि आखिर प्रयागराज में छात्रों का जो ये भयंकर प्रदर्शन चल रहा है, छात्र पूरी रात हजारों की संख्या में आयोग के सामने डटे हुए हैं, तो क्या इस तरीके से पेपर लीक छात्रों के आंदोलन से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर कोई प्रभाव डालेगा? क्या कहेंगे सर? हेमचंद शर्मा। नमस्कार, जय हिंद। आपको आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर, बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। देखिए देखिए सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। छात्र भी अपनी बात रख रहे हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उस पर सुनवाई कर रहा है। और आपने देखा आदरणीय योगी जी के राज में जिस तरीके से पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं सब पे कार्रवाई की गई है, वो बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है, किसी को छोड़ा नहीं गया है और जहां भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों को भी सुना जाएगा। लेकिन इससे उपचुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उपचुनाव एक अपने तरीके से चल रहा है। वहां पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके आधार पे चल रहा है। और जो ये अभी छात्रों का आंदोलन है या छात्रों की जो बात है या प्रॉब्लम है वो एक अलग विषय है। हेमचंद मुझे नहीं शर्मा, लगता कि सब शर्मा जी, ये जो छात्र हैं ये क्या वोटर नहीं है? इनके घर परिवार वाले वोटर नहीं है? इनकी पिटाई हुई है, पुलिस ने खूब दौड़ा दौड़ा के पीटा है, लेकिन छात्र फिर भी डटे हुए हैं। तो इन ये वोट नहीं डालेंगे? और अगर जब वोट डालेंगे तो क्या इन्हें ध्यान नहीं रहेगा कि लाठियां क्यों पड़ रही हैं, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और छात्र हैं, अगर अपनी वो बात रख रहे हैं तो अधिकारियों को उसी मान सम्मान से और उनके साथ एक संवेदना रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है इस पे जरूर संज्ञान लेगा, जरूर काम करेगा, लेकिन इसका सीधे सीधा असर चुनाव में पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है। अर्नेश यादव, भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा नहीं लगता, क्या कहेंगे अर्नेश यादव? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है। अब वो समय लद गया कि अगर एक स्टेट में चुनाव हो तो उसका प्रभाव दूसरी जगह नहीं पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें पूरे देश दुनिया में रिफ्लेक्ट होती हैं। इजराइल में, फिलिस्तीन में क्या हो रहा उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। उसी तरीके से कल इलाहाबाद में जो घटनाक्रम रहा, हजारों की संख्या में जो छात्र आंदोलित थे, उनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि इस नॉर्मल परीक्षा में नहीं सर, मैं इसे इलाहाबाद कहूंगा क्योंकि नाम बदल देने से तासीर नहीं बदलती। आप पहले काम को करके देखिए, काम बदलिए ना, काम करने का अपना तरीका बदलिए। 7 साल से आप आश्वासन दे रहे हैं युवाओं को कि आप नौकरियां देंगे, और युवा अगर नौकरी मांगते हैं, ठीक है, अगर देखिए विरोध करने का सबको अधिकार होता है। विपक्ष की भी जब सरकारें रही तो उसमें भी विरोध हुए, लेकिन कभी इस कदर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने पेपर लीक करने के रिकॉर्ड कायम करे। अब छात्रों की जो मांग है वो ये है कि एक ही शिफ्ट में आप परीक्षा कराओ, जिससे कि धांधली होने की कम से कम चांसेस रहे, और इन परीक्षा के बाद परिणाम इनके जल्दी से जल्दी आए,
और उन परिणामों के बाद जल्दी से नियुक्तियां दी जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। पहले तो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसके परिणाम बहुत लेट आते हैं, अगर परिणाम आ गए तो फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं, पूरा सम्मान है इनका, तो ये इनकी अपनी सोच हो सकती है कि हम युवाओं को नौकरी नहीं देंगे और उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को कोई बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। आप देख लीजिए कहाँ बीजेपी 2014 और 19 में 70 और 60 के आंकड़े पे रहती थी, वही बीजेपी अब 40 से भी कम पे आके सिमट गई है। तो बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी तो इस विषय पे विचार करना होगा। देखिए, आप जो रोजगार है वो सबसे जरूरी मुद्दा है और उस मुद्दे को पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेहा गौड़ भी हमारे साथ जुड़ी है, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। तो नेहा गौड़, हमारे जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा असर उन्हें दिखता नहीं नजर आ रहा है कि इस चीज का कोई मतलब कोई असर पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखती हैं? नमस्कार आप सभी को सबसे पहले। और मैं यही कहूंगी, देखिएगा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज से नहीं 2019 में भी पहले इलाहाबाद में बहुत छात्रों के ऊपर दुर्व्यवहार हुआ है। इसके बाद भी लगातार छात्रों के साथ, वो खिलाड़ी हों या कुछ भी चीजें हों, हमेशा ये चीजें आती जा रही हैं और इसका परिणाम ये अभी लोकसभा में भी देख चुके हैं, इसके आगे भी देखेंगे। चुनाव का परिणाम जरूर मिलता है क्योंकि ये युवा है, छात्र है और छात्र कहीं ना कहीं इस चीज का ऐसा नहीं है छात्रों की वोट नहीं है, उनके पेरेंट्स की वोट नहीं है, या उनके परिवार की वोट नहीं है, उनके कुटुंबों की वोट नहीं है, वोट सभी की होती है। अधिकार भी सभी का है और समान अधिकार है, इसका जवाब भी इनको जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। बिल्कुल। नेहा जी, योगी जी ने कहा था कि दुनिया के लोग नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे। जी जी जी, योगी जी ने कहा था। तो क्या उत्तर प्रदेश लगता आ तो रहे हैं, नौकरी मांगेंगे तो लाठियां मिलती हैं, ये मिल तो रहा है लगातार। 2019 से हम लगातार यही देख रहे हैं। अब वो महिलाओं के साथ हो, छात्र संघ महिला हो या कहीं की भी महिलाएं, खिलाड़ी बहनें बैठी थी, इससे पहले आपने वहां भी देखा। लगातार अगर कोई भी चीज ऐसी मांग की जाती है तो योगी जी कहाँ कौन सी लाठियां उनकी, बुलडोजर गिराए जाते, बुलडोजर चले जाते हैं तो वो पैसे वालों के ऊपर चलाए जाते हैं, बीजेपी वालों के ऊपर तो नहीं चलाए जाते हैं। योगी जी ने एक नारा और दिया है, जहां देखे सफाई वहीं बिटिया घबराई या लड़की घबराई, क्या है कुछ इस तरीके का। और हम कह रहे हैं जहां दिखते हैं भाजपा वहीं बेटियां घबराई। हमें जहां भाजपा ही दिखाई देते हैं वहीं बेटियां घबराती हैं। कौन से अपराध कभी कम हो गए हैं? अभी उन्नाव में रेप कांड हुआ, बाहर हुआ, मेरठ में लगातार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, लगातार कौन सी सरकार की बात करते हैं, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि बेटियां रात को सुरक्षित हैं, दिन में सुरक्षित है? कब सुरक्षित है बेटियां? बेटियां ना 2019 में सुरक्षित थी ना अभी सुरक्षित हैं। योगी जी तो कह रहे हैं ना, बटोगी तो कटोगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे, नहीं बटे नहीं है, जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। योगी जी के कहने से कोई कटेगा नहीं और कोई बटेगा भी नहीं। सभी जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहेंगे। ठीक है, चलिए भाजपा नेता से मालूम कर लेते हैं। योगी जी ने कहा था कि दुनिया के लोग नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे। आप नोएडा जाइए। जी, आप नोएडा जाइए, आपको हजारों की संख्या में आप दूसरे देशों के लोग भी वहां पर मिल जाएंगे और लाखों की संख्या में नोएडा में और शहरों में आपको भारत के जी। हेमचंद शर्मा, आप आवाज देखिए, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है शायद। ठीक है, अरुणेश यादव आ रही आवाज? ये कोई जी, ये सिर्फ हेलो आवाज आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है? जी, बोलिए। ये सिर्फ एक मैच स्लोगन नहीं था, ये रियलिटी है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। हजारों की संख्या में विदेशी भी दिखा सकता हूँ, लाखों की संख्या में भारत के अन्य राज्यों के लोगों को भी दिखा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के युवा को
उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्रजभूमि से आता हूँ। आज ब्रजभूमि के जो युवा हैं उनको अपने पास काम मिल रहा है। आज जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, सुरक्षा अच्छी हुई है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, उसकी वजह से आज टूरिज्म जो है, जो रिलीजियस टूरिज्म है या वैसा भी यूथ का टूरिज्म है, वो भारी मात्रा में बढ़ा है और उससे लोकल जो आप कह सकते हैं रोजगार के साधन है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश में हर जगह अपॉर्चुनिटी है काम करने वाला। जी शर्मा जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं नोएडा का कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। देखिए सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुजन समाज पार्टी का अपना कंट्रीब्यूशन है, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। और ये कह देना कि बहुजन समाज पार्टी का ही, ऐसा नहीं, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। और जो 23 साल में ये नहीं कर पाए वो हम लोगों ने करके दिखाया है मात्र 7 साल में। जी अरुणेश यादव जी, देश विदेश के लोग नोएडा में रोजगार या नौकरी कर रहे हैं। भाजपा नेता का कहना है कि सब कुछ बढ़िया थी, चंगा सी, मौजा ही मौजा है। देखिए नोएडा से लगा हुआ गुड़गांव है, तो गुड़गांव में आप देख लीजिए वहां भी देश विदेश से लोग आते हैं, और बंगलौर में भी देश विदेश के लोग नौकरी करने आते हैं, हैदराबाद में भी आते हैं, पुणे में भी आते हैं। तो जो मेट्रो सिटीज हैं तो वहाँ ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज में हर स्टेट का, हर जिले का और विश्व के हर हिस्से का व्यक्ति नौकरी करने आएगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर लाखों की संख्या में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियां दी हैं, तो ये कौन से युवा हैं जो बारंबार नौकरी के लिए बेशर्मी देके कभी लखनऊ पड़े रहते हैं, कभी इलाहाबाद पड़े रहते हैं और पुलिस की लाठियां भी खाते हैं और फिर भी नहीं मान रहे हैं? ये कहां से ये युवा आए हैं? क्या ये युवा उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं? और तीसरी बात, अगर सरकार के खुद के आंकड़े देखे जाएं तो 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद, ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चुनावी संबोधन में इस बात को कहा था, 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उन पदों को वो जल्द से जल्द भरेंगे। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उन पदों को क्या 27 के चुनाव से पहले घोषणा की जाएगी उनकी, या क्या नया उसके लिए कोई नई स्कीम निकलेगी, और जो हजारों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के लिए जो बराबर जो समिट्स होती हैं, तो उन समिट, जो बिजनेस समिट हो रही हैं, उन समिट का धरातल पर कोई ऐसा खाका तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा है जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने यहाँ काम किया है। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हेमचंद जी मथुरा के, मैं थोड़ा सा और आगे इटावा से आता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टियों ने यहाँ जो काम किए हैं, तो वो काम की जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं इस समय रुकी हुई है, पिछले 7 साल से रुकी हुई है। सिर्फ रफ्तार कहाँ दिख रही है? चुनावी पोस्टरों में दिख रही है। अलग अलग जो स्टेट्स है वहां पे योगी जी के मॉडल की तारीफ हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर धरातल में देखें तो लखनऊ जो राजधानी है, वहां के जो मुख्य रोड्स हैं, उन रोड पे बरसात में इतना पानी भर जाता है, और रोड गड्ढे हो रखे हैं। नोएडा में जहां हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, तो नोएडा में आप देखिए, आपने भी इस बार देखा होगा कि नोएडा पूरा का पूरा नोएडा स्विमिंग पूल बन गया, और जगह जगह जो रोडें हैं, जो मुख्य रोडें हैं, मेन जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, उनमें भी गड्ढों की समस्या है, सीवर्स की समस्या है। तो सिर्फ प्रचार कर देने भर से, सिर्फ अपने मुंह तारीफ कर देने भर से, सिर्फ चुनावी मोड में रहने से काम नहीं बनता है। जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पे काम करना चाहिए, और ये हर सरकार का काम होता है, और विपक्ष का काम होता है सरकार को याद दिलाना। और जो एक स्वस्थ राजनीति का जो दौर था, जो हुआ करता था, जहां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब वो विपक्ष का सम्मान करते थे, और जब वो विपक्ष में बैठा करते थे तब उनको सत्ता पक्ष के लोग भी उनको सम्मान करते थे। वो एक जो मान सम्मान का दौर है,
तो वो दौर अब 2014 के बाद से बदल गया है। अगर विपक्ष का कोई नेता सवाल करता है तो उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं किस किस तरह की श्रेणी और संज्ञाओं का दी जाती हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसका करेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास किया जाता है, उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो राजनीति का दौर जो अपनी गिरावट पे है, तो इसमें कहीं ना कहीं पहल करके सत्ता पक्ष को इसमें थोड़ी सी, जो मैं क्या कहूं कि इसमें थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन अब सोसाइटी में आ रहा है, अब युवाओं के बीच इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। ठीक है। चलिए नेहा कोर्ट के पास चलते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है, जो सपा का नारा था कि काम बोलता है और भाजपा कहती थी कारनामा बोलता है। नेहा कोर्ट। उत्पीड़न है, छात्रों के साथ कुछ ना कुछ चीजें हैं, तो लगातार ये चलती आ रही है इनकी सरकार में। और सबसे बड़ी निशब्द कर देने वाली चीज ये है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही अपनी भाषा पे लगान नहीं रख सकते हैं। अभी आपने देखा, जैसे कि आपने ही बोला था, अभी कोई लोगो बोला था आपने भी, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये हमेशा कटने की बात करते हैं। और ये योगी जी ने बोला था, मैंने तो बताया था कि योगी जी ने बोला जी था। जी, मैं इसे लगातार देख रही हूँ अभी लगातार, तो क्योंकि मैं भी चुनाव में हूँ तो इतना मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी ये किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी एक राजनीतिक दल, अच्छे नेता की पहचान नहीं है कि जहां आप ऐसे वर्डों को, अनियमित वर्डों को यूज करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक, बेहद ही शर्मनाक बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे, हमेशा धर्म की राजनीति सभी चीजों की। नहीं, आज ये कौन सी सीट के लिए आप प्रचार कर रही हैं और वहाँ का क्या हालचाल है, थोड़ा ये भी बता दीजिए दर्शकों। मैं मीरापुर के लिए हूँ लगातार, और मीरापुर जैसे मैं लगातार देख रही हूँ, बहुत अच्छा रुझान जा रहा है वहाँ का। लेकिन मैं भी जब वहां पर थी और योगी जी खुद वहां गए थे, तो ये बेहद शर्मनाक बात थी कि जब मंच से कोई मुख्यमंत्री ये बोलता है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। लगातार गुंडागर्दी की बात करना, और इससे पहले भी अभी योगी जी हमारे यहीं आए थे मेरठ में, तो जहां वो आए थे, आपने भी गड्ढा मुक्त की बात भी करी, तो मैं बता दूं कि मेरठ के अंदर वो बदहाली है इस टाइम पर कि कैंट आप कहीं भी चले जाएंगे या छोटे इलाकों में आप कहीं भी देखेंगे तो पानी का जल भराव, गड्ढे, सड़कें तो हैं ही नहीं, जो ये गड्ढा मुक्त सड़कें की बात करके लेकर आए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे अवगत कराना, और हमारे भाई ने भी कराया भी है, कांग्रेस के लीडर ने। तो ये सब चीजों पे लगान तो कभी लगनी नहीं है, तो 27 में इनको जवाब दिया जाएगा। इसलिए ठीक है, 27 में जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल, और उपचुनाव में ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, कटेंगे और बटेंगे का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है और जरूरत क्या है? शर्मा जी देखिए, समाजवादी पार्टी समाज को तोड़ के राज करना चाहती है। हमेशा इन्होंने नकारात्मक राजनीति की है। अभी ये कहते हैं कि बहुत ही कटेंगे तो बटेंगे, ये नकारात्मक है। और सकारात्मक क्या है? सकारात्मक क्या है? सकारात्मक क्या है? क्या है सकारात्मक? आपकी भाषा में सकारात्मक किसे कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी लोगों को एक रहना चाहिए, प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए, देश को आगे ले जाना चाहिए। धर्म के लोगों को एक रहना चाहिए। हो रहा है, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा है, सिर्फ आप बट रहे हैं तो बट रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अभी भी आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप भी यहाँ बैठकर बात कटने की और जुड़ने की करते हैं, क्षेत्र के आधार पे काटना चाहती है। और जब जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इनको दर्द हो क्षेत्र रहा है। की बदहाली देखिए, कभी क्षेत्र में गए हैं, घर से निकले हैं, ऑफिस से कभी घर गए हैं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनकी परिवारवाद की जो राजनीति यहाँ से खत्म हो जिस सीट पर बैठे हैं वहां से कभी गए हैं निकलकर, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर इनको कोई डर नहीं होता, मुद्दों पे बात करो, आपको डर क्या है? अगर समाज जुड़ेगा तो आपको डर क्या है? अरे मुद्दों की बात नहीं करने, गड्ढा सड़कें लेकर आने की बात कर आए थे आप लोग, आप छात्रों को पीटने के लिए बात करके आए थे। आप 22 साल तक एसपी और बीएसपी की सरकारें रही, उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, बंगाल से भी पीछे कर दिया।
7 साल में हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेटर किया, हॉस्पिटल्स को बेटर किया, आपके लॉ एंड ऑर्डर का जवाब, हाईवे बन रहे हैं वहाँ पे, गांव-गांव तक हम लोगों ने सड़क बनाई है। आज हर जगह वहाँ पे व्यवस्था है, सड़कें दिखाई दे रही हैं, सड़कें दिखाई दे रही हैं, मेरठ के अंदर कूड़े के ढेर लगातार दिखाई देते हैं। कौन सी जगह आपको सड़क नहीं दिखाई कौन सी जगह ऐसी है कूड़े के ढेर, सड़कें ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अगर जहाँ पे जाके कूड़ा फैलाते हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी और एमएलए जाके अगर कहीं गंद फैला, फिर कहें कि आप देखिए यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। आप जिस नगरी से आती है, आप जिस नगरी से आते हैं मैं उस नगरी में भी आई हूँ। राम भक्त ना बनिए, राम भक्त ना बनिए, यहाँ राम भक्त ना बनिए। कुछ काम नहीं करेंगे और आप सारी चीजें बोलेंगे, आपके घर का कूड़ा भी इसका जवाब आपको ऐसा होता है। इसका जवाब आपको लोकसभा में बहुत अच्छा दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे बन रहे हैं, आज जितने इसका जवाब आपको लोकसभा में बहुत अच्छा दिया गया है। अभी उपचुनाव 9 सीटों पर है, 9 सीटों पर ही चुनाव दिया जाएगा। काम हो रहा है और आप कह रही हैं काम नहीं हो रहा है। आप पता नहीं कहाँ आप ये बात जरूर है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी के एरिया में काम नहीं हो रहा, उनके गांव में काम नहीं हो रहा, अब पूरे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर के आसपास सड़कें नहीं बन रही है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें बन रही हैं। आपका विकास, आपका कार्य लगातार क्षेत्र में दिख रहा है। पार्टियों के माफियाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, आज सबके लिए काम, और इसलिए आपको दर्द हो रहा है क्योंकि जो समाजवादी पार्टियों के जो माफिया है, आज उनकी दौड़ नहीं चल रही है, आज जनता के लिए काम हो रहा है, इसीलिए आप लोग परेशान है। परेशान उससे हमें कोई इसका जवाब लोकसभा में अच्छा मिला है आपको, अभी 9 सीटों पे अच्छा मिलेगा आपको, 9 सीटों पे बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। लोकसभा में भी आपको अच्छा जवाब मिला है। देखेंगे, आप भी देखो, हम भी देखेंगे, पता देखेंगे नहीं, देख लीजिए, रिजल्ट सामने ही है। जनता योगी जी के साथ है क्योंकि योगी जी काम कर रहे हैं और आप लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं। भूल जाइए, अब जनता नहीं है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सारी गंद तो आप ही फैला रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं जी, मुझे एक पुराना मुहावरा याद आ रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नाच ना आए और आंगन टेढ़ा। सरकार का काम होता है जन सरोकार के लिए काम करना, जन सरोकार की बेहतरी के लिए काम करना। और जब सरकार, चुनी हुई सरकार, अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए और अपने काम या अपनी नाकामी को बचाने के लिए विपक्ष के सर पे ठीकरा फोड़े, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि बीजेपी के लोग ये कहें कि सपा के लोग या कांग्रेस के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग आके सड़कों पे गंदगी कर रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, या युवाओं को रोजगार लेने से रोक रहे हैं, युवाओं को एग्जाम देने नहीं जाने दे रहे हैं, युवाओं को परीक्षाएं नहीं देने जाने दे रहे हैं, नौकरियां तो भर भर के निकल रही हैं, लेकिन विपक्ष नौकरियां लेने नहीं दे रहा है। महिला सम्मान की जो बात हमारे बीजेपी के साथी करते हैं, तो हमें ये बताया जाए कि जब बीजेपी के नेता कहीं भी महिलाओं के दुराचार के केस में उनका नाम आता है, तो क्यों उनको बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप ठाकुर हो, चाहे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का मामला हो। तमाम ऐसे मामले हैं कि हर जगह जब बीजेपी की वहां पे लिप्ति होती है। मैं 1 मिनट और लूंगा सर। और हमारे साथी ये कह रहे थे कि पुरानी सरकारों में गुंडागर्दी हुई है, तो हमें ये बताया जाए कि आज के समय जो ये ठोको नीति और फर्जी एनकाउंटर नीति चल रही है, तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? जो एक बुलडोजर मॉडल चल रहा है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? आप सरकार से और प्रशासन से जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं, गरीब लोग, मजलूम लोग, फर्जी एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, गरीबों के, मजलूमों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसमें सभी समाज के लोग उसमें परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। तो इस बात पे आखिर बीजेपी चिंता मनन क्यों नहीं करती है? इस बात पे बीजेपी आखिर शांत क्यों हो जाती है? बीजेपी को चुप्पी क्यों साधनी पड़ जाती है? चलिए शर्मा जी जवाब देंगे। शर्मा जी, देखिए, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, नाचना जाने नांगन टेढ़ा, तो वो तो राहुल जी के बारे में प्रसिद्ध है।
कि वो जनता के बीच में रहते नहीं, जनता की बात नहीं जानते, जनता के कामों को नहीं जानते, देश को नहीं जानते और अनाप शनाप बातें करते हैं। दुनिया भर की तो उन्होंने यात्रा कर डाली सर, आप कैसे कह रहे हैं कि अब वो सड़क पे नहीं है? अब तो वो सड़क पे नहीं लगा था। दुनिया भर की यात्रा कर डाली, लेकिन देश को नहीं समझा। अगर कोई आंख बंद कर यात्रा करे तो उसको क्या पता चलेगा? अगर कोई बारिश का अंदाज पड़ा नहीं दिखाई देगा तो वही है, उनको सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत देश को तोड़ने की या देश को बर्बाद करने की पॉलिटिक्स के तहत वो काम करते हैं और वही करे जा रहे हैं। तो जो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, वो कहते हैं कि भाई सरदार लोग गुरुद्वारे नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते जो सफेद झूठ है। ऐसे उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोला। हमारे यहाँ हमारे देश में सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, सबको वो शनाब बोलते। तो मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो योगी बाबा कह रहे हैं, सर ये कब बोला था? ये कड़ी वाली बात कब बोली थी सर? ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। ये तो अभी आप गूगल करिए, बिल्कुल बोली है, आप गूगल करिए। अभी यूएस जब गए, हाल में जो यूएस गए हैं और खालिस्तानियों ने नहीं भैया, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कड़े के बारे में बोला, पगड़ी के बारे में बोला, गुरुद्वारे जाने के बोला, और उनकी बातों का समर्थन किसने किया? खालिस्तानियों ने। चलिए अरुणेश यादव से मालूम कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव, ये मसला कब का है, ये क्या बोल रही है? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी के किसी भी बयान पर आपको कोई आपत्ति है या राहुल गांधी जी ने कोई भी बयान गलत दिया है, कोई स्टेटमेंट उनका गलत है, तो आप उनके ऊपर केस कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप सरकार में हैं और तमाम जांच एजेंसियां आप उनके पीछे लगाइए, उनको कारावास में डालिए। हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि माफी मांगने वाले लोग हों या जेल से डरने वाले लोग हों। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी गई तब भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और जहां भी सरकार गलत काम करेगी तो हम उनको टोकेंगे। और अब आप जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट दिया, तो इसमें बीजेपी आईटी सेल की मास्टरी है। मुद्दों को भटकाने में, मुद्दों को लटकाने में, मुद्दों को अटकाने में, मुद्दों को डाइवर्ट करने में बीजेपी आईटी सेल जो महारत हासिल इन्होंने कर रखी है, वीडियो मॉर्फ करने में, वीडियो एडिट करने में, वीडियो कट कॉपी पेस्ट करने में इनको मास्टरी है। और इस बात में इनका कोई तोड़ नहीं है और ना इस बात का इनका कोई जवाब है, क्योंकि ये फर्जी आईटी सेल इनका चलता रहता है। जमीनी रूप से इनका कोई काम नहीं है, ना कोई काम इन्होंने जनता के लिए किया है, ना ये जनता के लिए काम कर पाए। ये लोग सिर्फ लीपापोती करना जानते हैं, बदजुबानी करना जानते हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि विपक्ष के नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करना अगर आपको सीखना है तो पिछले 10 साल में जो बीजेपी के नेता हैं उनसे सीख लीजिए कि कैसे विपक्ष के नेताओं का चरित्र धूमिल करना है, कैसे उनकी इमेज धूमिल करनी है। मुद्दों पे जवाब नहीं देना है, ना तो हमारे छोटे भाई मुद्दों पे जवाब देंगे, घुमा फिरा के वो विपक्ष के ऊपर, और विपक्ष के ऊपर भी क्या, विपक्ष के नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग जाए। आप सरकार में हैं, हम आपसे जन सरोकार को लेके सवाल कर रहे हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि राहुल जी ने ये किया, अखिलेश जी ने वो किया, बहन जी ने वो किया, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि जो इलाहाबाद में युवाओं के ऊपर लाठियां चल रही हैं, तो आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा क्यों कर रही, जबकि आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी तक ने ट्वीट करके कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, उनके पास लिमिटेड पावर है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। अरुणेश यादव, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन दुकान तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही सर? ये तो देखने का नजरिया है। अगर आप आंखें बंद कर लें तो आपको चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। हमारे किसी भी नेता का आप कोई इस तरह के से सांप्रदायिक स्टेटमेंट देखें कि कोई सांप्रदायिक स्टेटमेंट दिया हो तो आप हमें बताएं। और मोहब्बत की दुकान की बात साहब, तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में जो हमने वादे किए थे वो सारे वादे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में जो वादे किए थे वो पूरे किए जा चुके हैं। 9 जगह उपचुनाव है,
9 जगह उपचुनाव है, वहाँ मोहब्बत की दुकान का असर दिखाई देगा? अब ये बात जनता जनार्दन बेहतर बताएगी। हमारा काम है जनता के मुद्दे रखना, आगे जनता तय करेगी। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के उत्तर नेता प्रदेश तो में सब कुछ बीजेपी के बता नेता दिया। तो कह रहे हैं कि आप पूरा फैला रहे हैं। ये बचकानी बातें हैं सर, ये वो बच्चों वाली बातें हैं जब हम लोग नर्सरी या पहली चलिए, कक्षा ठीक है। में पढ़ते थे और इस ठीक है, तरीके से आपस ठीक में है, जब झगड़ा लास्ट करते थे। ओके, लास्ट कमेंट ये लेते हैं शर्मा जी का। शर्मा जी, समय भी अब हमें आगे ज्यादा बढ़ने के लिए इजाजत नहीं देखिए, देता। अब लास्ट जो कमेंट। योगी जी का नारा है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नारा है, वो सकारात्मक नारा है। वो राष्ट्रवादियों को इकट्ठा रखना चाहते हैं और राष्ट्रवादी इकट्ठे रहेंगे, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित बनेगा, देश सुरक्षित रहेगा। ये कंस्ट्रक्टिव नारा है, हम इसके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।